आज हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास घटना चक्र में गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। तो गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से रिलेटेड जो है मोस्ट 75 PYQ क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से लगभग में 150 प्लस प्रश्न PYQ के रूप में पूछे गए हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो या यूपीपीसीएस हो या आरओआरओ हो या बीपीएससी हो या टीजीटी पीजीटी जीआईसी हो। तो दोस्तों इसको हम दो पार्टों में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 75 तक देखेंगे, और जो सेकंड पार्ट इसका आएगा गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से रिलेटेड, तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 150 प्लस क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और सभी ये जो क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एग्जाम हो, अपकमिंग एग्जामों के लिए। और दोस्तों ये चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी नया वीडियो हो या न्यू अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है, और आप लोग अपने आप को गेस भी करते रहिए। गेस करने का मतलब ये है कि जो भी एनसीईआरटी सार संग्रह या जितनी भी तैयारी आप किए हों उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आप जब अपने आप गेस करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। आपको जो है समय बताना है कि गुप्त वंश ने जो शासन किया वो कब से कब तक का शासन उनका रहा। तो गुप्त वंश ने वर्ष 319 से 500 ईस्वी तक का शासन किया। तो राइट ऑप्शन फर्स्ट नंबर का ए विकल्प है। गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी अवध में शासन किया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघों का संपादन किया। यानी ऐसा शासक कौन था जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञ का संपादन किया। तो उस शासक का नाम है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। राइट ऑप्शन सेकंड नंबर का बी विकल्प सही है, प्रवरसेन प्रथम। और क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राइट ऑप्शन 3 नंबर का डी विकल्प सही है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। उसी क्वेश्चन को दोबारा जो है रिपीट किया गया है, जो कि बीपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कहा जाता है जो है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहिए या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था। यानी गुप्त राजा वो कौन था जिसका दूसरा नाम देवगुप्त भी था। तो उस राजा का नाम बताना है, और उसका नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो 5 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा, परम भागवत की उपाधि किसने धारण की, उस शासक का नाम बताना है। तो परम भागवत की जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। राइट ऑप्शन 6 नंबर का बी विकल्प सही है, समुद्रगुप्त। 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त जो शासक था वो था दोस्तों समुद्रगुप्त। राइट ऑप्शन 7 नंबर का बी विकल्प सही है। क्वेश्चन वही है, खाली तोड़ मरोड़ करके दूसरे तरीके से पेश किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, परम भागवत की उपाधि जो धारण की थी वो समुद्रगुप्त ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख ये संबंधित है आपके जो है अशोक से भी संबंधित है,
और समुद्रगुप्त से भी संबंधित है। चूंकि ये दोनों गुप्त शासक जो है ये समुद्रगुप्त गुप्त शासक था, लेकिन इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है ये दोनों से संबंधित है। तो चूंकि आपको आंसर एक करना है तो आप इसमें चाहे अशोक भी लगा सकते हैं और समुद्रगुप्त भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है ये किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है यह जो है पूछ रहा है कि किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो ये सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के शासनकाल को। तो राइट ऑप्शन 9 नंबर का डी विकल्प सही है, समुद्रगुप्त। उसके बाद 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके शयन अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो प्रयाग जो है प्रशस्ति ये शयन अभियान के बारे में जानकारी देती है। आपको ये बताना है कि किसके शयन अभियान के बारे में जानकारी देती है। तो ये दोस्तों देती है समुद्रगुप्त के शयन अभियान के बारे में जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति। 10 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था। तो आपको यह बताना है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कौशल के शासक का नाम आपको बताना है। और ये दोस्तों है महेंद्र वर्मन थे, जो कि कौशल के शासक का नाम था महेंद्र वर्मन, जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में थे। तो राइट ऑप्शन 11 का सी विकल्प सही है, महेंद्र। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जो लेख मिलता है वो दोस्तों मिलता है जहांगीर का। राइट ऑप्शन 12 का ए विकल्प सही है, जहांगीर। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। तो 12 का ए विकल्प सही है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथिव्या प्रथम वीर जो उपाधि थी ये किसने धारण किया था। तो ये धारण किया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि धारण किया था समुद्रगुप्त। 13 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, समुद्रगुप्त। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को आपको पढ़ना है। पहला कह रहा है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। दूसरा कह रहा है कि उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। उसके बाद तीसरा कह रहा कि वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें एक तो जो है पहला सही है कि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, ये सही है। और दूसरा गलत है कि देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना उसने की, ये गलत है। और तीसरा इसमें सही है कि वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था। तो दोस्तों इसमें डी विकल्प सही होता है, 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का डी विकल्प सही है। 15 नंबर क्वेश्चन ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। और सूची फर्स्ट में कह रहा है कि दक्षिण भारत के जो समुद्रगुप्त और सूची सेकंड में उनके राज्य, ये आपको बताना है। तो इसमें देखते हैं कि जो धनंजय कह दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के जो समकालीन नरेश थे और उनके राज्य कहाँ तक फैले हुए थे। तो जो धनंजय था ये दोस्तों कुशतलपुर का नरेश था, यानी राजा था। तो ये हो जाएगा कुशतलपुर, 1 का 3। फिर जो नीलराज था, नीलराज अवमुक्त राज का शासक था, यानी बी का हो जाएगा 1। और जो उग्रसेन था, उग्रसेन ये पालक्का राज का शासक था। और विष्णु गोपा जो थे ये दोस्तों कांची राज के जो है शासक थे। जो कि ये जितने भी थे, धनंजय कह लीजिए या नीलराज कह लीजिए, उग्रसेन या विष्णु गोपा, ये सभी जो है समुद्रगुप्त के समकालीन जो है नरेश थे। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका जो है सी विकल्प सही है, 3, 1, 4 और 2। राइट ऑप्शन 15 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था। तो दिल्ली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में
उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है ये बनाया गया था चंद्र की स्मृति में बनाया गया था। तो राइट ऑप्शन 16 का बी विकल्प सही है, चंद्र। और उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। ऐसा राजवंश कौन था जो हुड़ों के आक्रमण से सबसे ज्यादा विचलित हुआ। तो 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, गुप्त राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए। राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प सही है। दोस्तों सारे प्रश्न किसी न किसी स्टेट पीसीएस या समीक्षा अधिकारी में पूछे ही गए हैं और जो कि अपकमिंग एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुड़ों ने भारत पर आक्रमण जो है किसके शासनकाल में किया था। हुड़ों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उस समय शासन था जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। राइट ऑप्शन 18 का सी विकल्प सही है। हुड़ों ने भारत पर जो आक्रमण किया वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। उसके बाद 19 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। तो इसमें ए ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय, गलत है। कुमारगुप्त प्रथम, ये भी गलत है। और उसके बाद सी ऑप्शन कह रहा है स्कंदगुप्त। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो स्कंदगुप्त है। राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प सही है, स्कंदगुप्त। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया थे। तो जो गुप्त सम्राट थे जिसने हुड़ों को पराजित किया वह कौन थे। तो वह दोस्तों था स्कंदगुप्त। राइट ऑप्शन 20 का सी विकल्प सही है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक गुप्त सम्राट था जिसने हुड़ों को पराजित किया था। और उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था। तो हुड़ों को जो पराजित करने वाला शासक था वो दोस्तों था स्कंदगुप्त। राइट ऑप्शन 21 का डी विकल्प सही है, स्कंदगुप्त। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। यानी वो अभिलेख आपको पता करना है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो वो स्तंभ जो है दोस्तों भीतरी स्तंभ लेख है। भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। उसके बाद 22 नंबर के बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था। नहीं वाले को हमें छांटना है। तो इसमें जैसे होड़ आक्रमण ये तो था ही कारण। प्रशासन का सामंतीय ढांचा दोस्तों ये भी था। और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी था। लेकिन जो अरब आक्रमण है ये जो है गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। तो राइट ऑप्शन 23 का डी विकल्प सही है, अरब आक्रमण। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। तो शक विजेता जो जाना जाता है वो दोस्तों जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन 24 का सी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। 24 नंबर के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। रजत चांदी यानी चांदी का सिक्का जारी करने वाला जो पहला गुप्त शासक था वह कौन था। तो वो दोस्तों था चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट ऑप्शन 25 का सी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय पहला जो है गुप्त शासक था जिसने रजत के सिक्के जारी किए थे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फायान है, कई बार फायान पे क्वेश्चन बना है और एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था। ये पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो जो चीनी यात्री फायान था इसने भारत की जो यात्रा की थी ये भारत की यात्रा की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। राइट ऑप्शन 26 का बी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसको हमें बताना है। पहला कह रहा है कुमारगुप्त जो प्रथम था ये मदसौर अभिलेख से संबंधित है, ये सही है। दूसरा जो पतिक है ये तक्षशिला अभिलेख से संबंधित है, ये भी सही है। और तीसरा है प्रभावती जो गुप्ता है ये उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित है, ये गलत है।
ये सही सुमेलित नहीं है। और चौथा जो है समुद्रगुप्त, ये एरण अभिलेख से संबंधित है, ये भी सही है। तो ए सही है, बी सही है और डी सही है। इसमें कह रहा सुमेलित जो नहीं है वो सुमेलित नहीं है, सी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। 27 का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। और 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट में दिया हुआ है शासक और सूची सेकंड में दिया हुआ है रानियां, यानी किस शासक की कौन सी रानियां थी, आपको उसको मैच करना है। और ये क्वेश्चन कई बार आरओ में भी पूछा गया है। और ये तो फिलहाल उत्तर प्रदेश जो है खंड शिक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। पीसीएस में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, इसमें एक तरफ शासक दिया हुआ है और एक तरफ जो है रानियां दी हुई है। तो जो चंद्रगुप्त की रानी थी, चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ए का तीसरा हो गया। और समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी। दत्ता देवी जो रानी थी, इस समुद्रगुप्त की पत्नी थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की जो रानी थी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा। कुबेर नागा इस चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी, तो सी का हो गया 2। और कुमारगुप्त प्रथम की रानी का नाम था अनंत देवी, तो डी का हो गया 4। इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 3 1 2 4, अर्थात राइट ऑप्शन जो है ए विकल्प सही है। 3 1 2 4 28 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण में रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अत्यधिक निर्भर हो गए। तो ये आपको बताना है, अत्यधिक निर्भर हो गए। 29 नंबर में जो आपका राइट ऑप्शन, आप लोग भी अपने आप को गेस करते रहिए। और इसमें देखिए, इसमें सी विकल्प सही है, दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, अर्थात भारतीय व्यापारी अत्यधिक निर्भर हो गए, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर सबसे ज्यादा निर्भर हो गए। तो 29 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से जो है संचालित होता था। तो 30 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों ए विकल्प सही है, ताम्रलिप्त पत्तन से गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार था वो ताम्रलिप्त पत्तन से संचालित होता था। राइट ऑप्शन 30 नंबर का ए विकल्प सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। उस बंदरगाह का नाम बताना है जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो 31 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों ना तो ये कल्याण है, ना ये भड़ौच है, ना ही ताम्रलिप्त है और न काम्बे है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ई विकल्प सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक सामुद्रिक इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, पहला कह रहा प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी, ये गलत है। दूसरा कह रहा है इस उद्देश्य के लिए दक्षिण जो है भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मणों, पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया, ये भी गलत है। और तीसरा कह रहा है सी विकल्प कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो ये 32 का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प इसका सही है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। कोड के रूप में इसे आंसर को चुनना है। और इसमें कह रहा प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। तो ये तो पहला वाला जो है
इसमें 33 नंबर में पहला ऑप्शन गलत है। तो दूसरा कह रहा है श्रेणी ही वेतन काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है। केवल 2 और 3 सही है। 33 नंबर के बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में जो स्थित केंद्र थे वह संबंधित थे ये जो है वस्त्र उत्पादन से। राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प सही है, वस्त्र उत्पादन से। आप लोग भी थोड़ा गेस करते रहिए जो अब तक पढ़े हैं और देखते रहिए, अपने आप को आंकते रहिए कि कितना हम सही कर पा रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस कई बार पूछा गया है और ये नाटक है और लिखा किसने? विशाख दत्त की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध नाटक है मुद्रा राक्षस। इसमें बता रहा है कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में आप लोग अपना गेस करते रहिए। और 35 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में ये विषय वस्तु थी मुद्रा राक्षस की। राइट ऑप्शन 35 का डी विकल्प सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं गुप्त काल में, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अर्थात ना तो शूद्रक हैं और ना ही शौमिल हैं, ना ही शौनक हैं, ना ही सुश्रुत हैं। सुश्रुत है तो आयुर्विज्ञान जो है, लेकिन ये गुप्त काल से रिलेटेड नहीं है। तो अब कुल मिलाकर के इसमें कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इन चारों में से कोई भी सही नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो औषधि के क्षेत्र में ना तो सुश्रुत जाने जाते हैं, ये तो जाने जाते हैं औषधि के क्षेत्र, लेकिन गुप्त काल की बात कह रहा है तो गुप्त काल से ना तो सुश्रुत रिलेटेड हैं, ना शौमिल रिलेटेड हैं और ना शूद्रक हैं, ना शौनक हैं। अर्थात ये औषधि से, बाकी शौनक और शूद्रक गुप्त काल के तो हैं लेकिन ये औषधि से रिलेटेड नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ई विकल्प होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ई विकल्प है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है, प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। धन्वंतर, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। तो 38 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है, बाकी धन्वंतर हैं, चरक हैं और सुश्रुत भी हैं। तो राइट ऑप्शन 38 का बी विकल्प सही है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीलावती के लेखक थे। लीलावती पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पुस्तक पूछी गई है। तो जो लीलावती पुस्तक के लेखक हैं वो दोस्तों हैं भास्कराचार्य। राइट ऑप्शन 39 का सी विकल्प सही है, भास्कराचार्य। 39 नंबर के बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कि कौन कौन से कथन सही है, कोड के रूप में आपको आंसर चुनना है। पहला कह रहा है कि प्रथम शर्त ईस्वी में, सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। दूसरा कह रहा कि तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये दोस्तों गलत है। तीसरा कह रहा 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। और 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। तो पहला
तीसरा और चौथा सही है। राइट ऑप्शन 40 का सी विकल्प सही है। केवल 1, 3 और 4 सही है, दूसरा इसमें सही नहीं है। राइट ऑप्शन इसका सी विकल्प सही है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया और यह स्थित था। अर्थात भारत की जब यात्रा फाहियान कर रहा था उस समय उसने एक अस्पताल का उल्लेख किया अपने लेख में। तो ये बताना है कि वो अस्पताल कहाँ स्थित था। तो 41 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प है, पाटलिपुत्र में वो अस्पताल स्थित थी। और उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में फलित ज्योतिष से संबंधित जो था वो दोस्तों था छपड़क था। राइट ऑप्शन 42 का सी विकल्प सही है, छपड़क। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास किसके शासन काल में थे, ये आपको बताना है। तो कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। राइट ऑप्शन 43 का डी विकल्प सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। और उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो ये किसने पहली बार ये व्याख्या की थी, ये आपको बताना है। ये सबसे पहली बार व्याख्या की थी आर्यभट्ट ने। राइट ऑप्शन 44 का ए विकल्प सही है। आर्यभट्ट ने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय होता है एवं सूर्यास्त होता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा का नाम आपको बताना है और ये दोस्तों है दीनार। दीनार जो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उन्हें दीनार के नाम से जाना जाता था। तो 45 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, दीनार। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा होती थी उसे दीनार के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन 46 का बी विकल्प सही है, दीनार। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं थी उन्हें क्या नाम दिया गया था, तो उन्हें नाम दिया गया था रूपक। यानी चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रूपक कहा जाता था, सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। राइट ऑप्शन 47 का सी विकल्प सही है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो वो ऐसा आपको बताना है कि वो ऐसा शासक कौन था जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। राइट ऑप्शन 48 का ए विकल्प सही है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो कि गुप्त शासक था सबसे पहले सिक्के जारी किए। फिर उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन करा कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। तो स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे, ये बोलते थे प्राकृत भाषा। अर्थात राइट ऑप्शन 49 का बी विकल्प सही है, प्राकृत भाषा। और उसके बाद सती प्रथा का प्रथम अवलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का जो पहला अवलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो दोस्तों प्राप्त हुआ है एरण्य अभिलेख से। राइट ऑप्शन 50 का ए विकल्प सही है, एरण्य अभिलेख। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी। तो गुप्त संवत की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए, और क्वेश्चन ज़्यादा भी हैं, 75 क्वेश्चन हैं। ऑप्शन बोलने में और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपने आप को गेस करते रहिए और बढ़ते रहिए, एज ए टेस्ट मान करके जो है क्वेश्चन को कीजिए। 52 नंबर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में सम्राट दिया हुआ है और सूची सेकंड में विरुद्ध दिया हुआ है। अर्थात 52 नंबर में आपको देखना है कि जो अशोक के विरुद्ध क्या था, तो इसमें आपको ऐसे मैच करना है। तो जो अशोक के विरुद्ध था वो दोस्तों था प्रियदर्शी। अर्थात अशोक का जो उपनाम था वो प्रियदर्शी के नाम से इसे जाना जाता था। और उसके बाद दूसरा कह रहा है
कि जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का उपनाम इसे परक्रामांक के नाम से जाना जाता था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो 2, 1, 4, 3 अर्थात राइट ऑप्शन 52 नंबर का सी विकल्प सही है। 2, 1, 4 और 3। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ ये किस काल में हुआ, तो ये दोस्तों हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल में नगरों का क्रम वाइज जो है पतन हुआ। और ये एक क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। वो किस शासक वंश से रिलेटेड थे जिन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। तो 54 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। राइट ऑप्शन 54 का ए विकल्प सही है। 55 नंबर कह रहा कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो किस वंश के शासक को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों गुप्त वंश के जो शासक थे या शासन काल उनका था, उन्हें स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो स्त्रियों की जो पुरुषों से बराबरी थी वो दोस्तों थी ना तो गुप्त काल में थी, ना मौर्य काल में थी, ना ही चोलों के काल में थी। अर्थात राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की जो दर थी वो दोस्तों थी उपज का 6वां भाग। कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उपज का 6वां हिस्सा या 6वां भाग गुप्त काल में भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। 57 नंबर के बाद 58 नंबर जो है नहीं है इसमें 60 नंबर क्वेश्चन, 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। तो हिंदू विधि के द्वारा जो मान्य कर था वो दोस्तों था उपज का 6वां भाग। राइट ऑप्शन 59 का जो है बी विकल्प सही है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की भूमि को अपहरत कहा जाता था। अपहरत भी कई बार पूछा गया है। जो अपहरत कहा जाता था वो किस प्रकार की भूमि होती थी। तो 60 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है ए विकल्प। बिना जोती हुई जो जंगली भूमि होती थी उसे अपहरत के नाम से गुप्त काल में जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन 60 का ए विकल्प सही, बिना जोती हुई जंगली भूमि। उसके बाद 58 एक नीचे दिया हुआ है कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वो क्या थी। तो ये थी उपज का 6वां हिस्सा। अर्थात 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, 1/6 थी। अब उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट शब्द क्या निर्दिष्ट करते थे। तो कुल्यवाप एवं द्रोणवाप जो शब्द थे वह दोस्तों निर्दिष्ट करते थे जो है भूमाप से संबंधित थे। राइट ऑप्शन 61 का ए विकल्प सही है, भूमाप। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। तो कर रहित कृषि भूमि जो गुप्त साम्राज्य में प्रदान की जाती थी वह प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। राइट ऑप्शन 62 का सी विकल्प सही है। ब्राह्मणों को गुप्त जो है जो भूमि होती थी वह कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। तो प्राचीन भारत में जो सिंचाई कर होता था उसे विदक भागम के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदक
विदक भागम। विदक भागम जो था वो सिंचाई कर को कहा जाता था प्राचीन भारत में। 63 नंबर के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल जो प्रसिद्ध था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो तीसरी शताब्दी में जो वारंगल प्रसिद्ध था वह लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। 64 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। अपने आप को भी दोस्तों आंकते रहिए कि कितना हम अपने आप को प्रिपेयर हैं और कितना कॉन्फिडेंस के साथ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उसके बाद 65 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला और कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों विख्यात थे, विदेशी व्यापार करने वाले ये बंदरगाह हुआ करते थे। राइट ऑप्शन 65 का ए विकल्प सही है, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है तोरमाड़ किस जनजातीय दल का था? तो तोरमाड़ ये बताना है कि किस जातीय दल का था। तो तोरमाड़ जिस जातीय दल का था उसका नाम है दोस्तों होड़। होड़ जो थे वो तोरमाड़ होड़ जातीय दल का था। 66 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने होड़ शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो होड़ शासक था और होड़ शासक का नाम था मिहिर कुल, और मिहिर कुल को पराजित किसने किया था ये आपको बताना है। तो इस मिहिर कुल को पराजित करने वाला था दोस्तों यशोधर्मन। राइट ऑप्शन 67 का बी विकल्प सही है। यशोधर्मन ने जो कि मिहिर कुल को पराजित किया था, और मिहिर कुल शासक होड़ शासक मिहिर कुल था जिसको यशोधर्मन ने पराजित किया था। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया, उस चीनी यात्री का नाम बताना है जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया। तो 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों सी विकल्प सही है, शुंग युन। शुंग युन ये चीनी तीर्थयात्री था जिसने 6ठी शताब्दी में भारत के दर्शन किए, शुंग युन। और उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? ये बताना है। तो ये भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पहला कह रहा है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का जो है दावा करते थे, और उसके बाद कह रहा है तो ये तो पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, ये गलत है। और उसके बाद तीसरा कह रहा है उन्होंने भूमदान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी सही है। तो 70 नंबर में जो राइट ऑप्शन है, 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है, केवल 1 और 3 सही है। 70 नंबर के बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम यानी विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विष्टि के संदर्भ में आपको बताना है। पहला कह रहा कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये पहला वाला सही है। जो बलात् श्रम या विष्टि था ये एक प्रकार की आय, राज्य सरकार की आय का एक स्रोत था जो जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो राइट ऑप्शन 71 का जो है ए विकल्प सही है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ। तो जो शतरंज का खेल है वह कहाँ से उद्भूत हुआ? तो ये दोस्तों भारत से उद्भूत हुआ। उद्भव इसका भारत से हुआ शतरंज का खेल। राइट ऑप्शन 72 का डी विकल्प सही है, भारत। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसने लिखा था? ये शूद्रक की प्रसिद्ध रचना है। का विषय था, विषय पूछा जा रहा है कि इसका जो है विषय क्या था? तो एक धनी व्यापारी और एक गणका की पुत्री की प्रेम गाथा इसमें जो है मृच्छकटिकम में बताया गया है। तो राइट ऑप्शन 73 का जो है ए विकल्प सही है,
एक धनी व्यापारी और एक गणका की पुत्री की प्रेम कथा है इसमें। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन सांख्य दर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान है वो कपिल ऋषि का है। तो राइट ऑप्शन 74 का ए विकल्प सही है, कपिल मुनि का है। और 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी? तो कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली थी वो दोस्तों थी सांख्य दर्शन। कई बार पूछा गया है, सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो है दार्शनिक प्रणाली थी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। और इससे पहले हम लोगों का जो है कंप्लीट हुआ है जो है मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल कंप्लीट हुआ है। जो लोग न देखे हों तो इसके डिस्क्रिप्शन में जो है उस वीडियो की प्लेलिस्ट दे देंगे। साथ ही साथ यदि चाहें तो आप प्लेलिस्ट चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास में जितनी भी पिछली वीडियो हैं वो आप जो है टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हैं। और दोस्तों इसका यदि पीडीएफ की आवश्यकता है तो MK साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए